नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान भूमि के यूट्यूब चैनल पर। आज का यह सत्र अध्ययन का सत्र नहीं है और नहीं हम सभी प्रश्नाभ्यास करेंगे और नहीं किसी विषयों को पढ़ेंगे। आज का यह वीडियो मैं उन सभी के लिए लेकर के आया हूं जिनके मन में झारखंड पीजीटी को लेकर इच्छा तो है, लेकिन उस इच्छा में कहीं ना कहीं इच्छा का संकोच भी हो रहा है। और इच्छा का जो संकोच हो रहा है उसके अनेकों कारण हैं। व्यक्ति स्वयं कारण है, व्यक्ति की परिस्थितियां कारण है, व्यक्ति के आसपास के लोग कारण है और उसके पढ़ने की जो शक्ति है वह भी कहीं ना कहीं कारण है। तो इन सभी विपरीत कारणों के रहते, निगेटिव एनर्जी के रहते, नकारात्मक विचार के रहते सकारात्मक कार्य कैसे हो सकता है, सफलता कैसी मिल सकती है। आप सभी जानते हैं कि सफलता सकारात्मक ऊर्जा से ही प्राप्त की जा सकती है और सकारात्मक ऊर्जा को रोकने के लिए आपके दिमाग में भरा हुआ है नकारात्मक ऊर्जा, यदि वह कहीं न कहीं से किसी न किसी रूप में आपको दबा रहा है तो उसको दूर करना होगा। मेरे पास कुछ विद्यार्थियों के फोन आया। आप सभी इस बात से परिचित होंगे कि मैं जय जोहार पेड बैच चला रहा हूं झारखंड पीजीटी के लिए। उसका वर्णन और उसकी चर्चा मैं अभी नहीं करूंगा, हाँ अंत में कर दूंगा, या आप उसके संबंध में कोई वीडियो देख सकते हैं। मैं उस बैच को चला रहा हूं, उस बैच में अनेकों विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, विषयों को समझते भी हैं काफी अच्छी तरह, प्रश्नों का अभ्यास भी करते हैं, प्रश्नों के उत्तर भी देते हैं आप सभी। लेकिन जब आपके मन में प्रश्न आता है कि सर डर लग रहा है, ये पढ़ रहे हैं तो सर डर लग रहा है, तो ये डर जो है ना किसी भी तैयारी का हिस्सा है। किसी भी तैयारी का हिस्सा है कि आपको डर लगेगा अवश्य। यदि डर नहीं लग रहा है तो आप हो सकता है कि विषय वस्तु को पढ़ने में इतना सीरियस ही नहीं हो रहे हैं कि डर नहीं लग रहा है। डर लगना एक हद तक ठीक है, लेकिन डर इतना लग जाना कि आप अपने तैयारी से ही पीछे धीरे धीरे हटने लगे और सोचने लगे कि अरे जो हो जाएगा, जो होगा उसको देखा जाएगा, परीक्षा दे दी जाएगी, अब आगे जो होगा भगवान भरोसे। तो नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। भगवान भरोसे वाली जो सोच है उस सोच को निकालने के लिए मैं आपके समक्ष इस वीडियो को दे रहा हूं। देखिए, एक सिद्धांत आप किसी भी परीक्षा में लेकर के चलिए, कर्मैव गुरुः ईश्वरः, कर्मैव गुरुरीश्वरः, यह पंक्ति है। कर्म ही आपका गुरु है और कर्म ही आपका ईश्वर है। और भाग्य का मालिक आप किसको मानते हैं? भाग्य का मालिक आप ईश्वर को बनाते हैं। तो ईश्वर तो आपका कर्म है, तो फिर ईश्वर को ही यदि कमजोर कर देंगे तो फिर भाग्य कैसे काम करेगा? तो भाग्य के अधीन होकर के आप कोई भी तैयारी करने से पीछे न हटिए। हमें भाग्य के अधीन नहीं होना है। चलिए, अब बात आती है कि हम अपने अंदर क्या क्या विचार उत्पन्न कर ले, कैसे सोच विकसित कर ले, अपने आसपास, अपने घर में, अपने मित्रों के साथ में किस तरह से व्यवहार करें, क्या माहौल बनाएं, किस तरह से अध्ययन सामग्री के लिए सोचें, कौन सा अध्ययन सामग्री पढ़ें कि हम हमेशा सकारात्मक ऊर्जा के साथ रहें और हमेशा ऐसा लगे कि नहीं, इस बार तो निकाल ही देना है, इस बार हमको एकदम झारखंड पीजीटी निकाल देना है और मेरा ही चयन होगा। क्यों नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, ये विचार आपके अंदर दौड़नी चाहिए। ये विचार दौड़ाएंगे तब जाकर के आप चयनित होंगे। भीड़ बहुत है और उस भीड़ में चयनित होना है तो आपको अपने ऊपर इतना विश्वास होना चाहिए कि असफलता नाम की चीज आपके इर्द गिर्द कहीं ना भटके, दिमाग में कहीं असफलता नहीं, केवल परीक्षा की तिथि आपको याद होनी चाहिए और उस दिन इतिहास की तिथि होनी चाहिए आपके जीवन की। सबसे पहले मैं बता दूं कि आप अपने मन में एक इच्छा शक्ति बनाइए, दृढ़ इच्छा शक्ति जागृत कीजिए कि मुझे झारखंड पीजीटी निकालना है, बहाली आ गई है, मुझे प्रवक्ता बनना है और इसी बार बनना है। मैं दोबारा मौका का इंतजार नहीं करूंगा। किसी भी हाल में आप दोबारा मौका का इंतजार करने के लिए नहीं बने हैं। यदि आपने एमए किया है, यदि आपने बीएड किया है तो आपको इसी बार चयनित होना है। ये संकल्प ले लीजिए, दृढ़ इच्छा शक्ति अपने अंदर जागृत कर लीजिए और प्रारंभ कीजिए न जी। प्रारंभ करते समय आप उस पंक्ति को याद कीजिए,
प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचै प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या विघ्नै पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना प्रारब्धमुत्तम जना न परित्यजन्ति। आप यदि इस पंक्ति का अर्थ जानते होंगे तो ठीक है, नहीं तो सुनिए। प्रारब्ध जो प्रारंभ किसी कार्य के करते हैं, कोई उद्देश्य लेकर के चलते हैं, तो वह प्रारंभ ही नहीं करते हैं कि समस्या आ जाएगी, हम जीत हासिल नहीं कर पाएंगे, यह मेरा कार्य सिद्ध नहीं होगा। यदि आप विचार अभी से बना लेंगे तो आप प्रारंभ नहीं करेंगे, और ऐसे व्यक्ति को नीच कहा गया है, अधम श्रेणी का व्यक्ति माना गया है। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचै, विघ्न भयेन नीचै ही प्रारभ्यते न खलु, प्रारंभ ही नहीं करता है। तो अरे आप इच्छा शक्ति बनाइए कि हम जीतेंगे भाई, प्रारंभ तो करिए। यदि प्रारंभ नहीं करते हैं, नीच हैं, आप प्रारंभ करके आप जाके बीच में रोकते हैं, तो आप नीच से थोड़ा सा ऊपर उठ के हैं, लेकिन सफल होने वाले आप इंसान नहीं हैं। प्रारब्ध विघ्न विहिता विरमन्ति मध्य, विघ्न आ रहे हैं। किस प्रकार के विघ्न आ रहे हैं? पारिवारिक विघ्न, सामाजिक विघ्न आ रहे हैं, शारीरिक विघ्न आ रहे हैं, मानसिक विघ्न आ रहे हैं, तैयारी करने की ऊर्जा कहीं ना कहीं लॉस हो रही है, अनेकों बीमारियां आपको ग्रसित कर रही हैं। ऐसे सभी चीजों को आप हटा सकते हैं यदि एक चीज आपने बना लिया, क्या कि जीतना है, जीतना है, जीतने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, चयन चाहिए तो चाहिए। तो आप बीच में रुकेंगे नहीं, चयन चाहिए तो। और इससे ऊपर बढ़ करके आपको निकलना है तो नीचे वाली पंक्ति को देख लीजिए, विघ्नै पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना प्रारब्धम उत्तम जना न परित्यजन्ति। आपने प्रारंभ कर दिया है कि मुझे झारखंड पीजीटी में चयनित होना है, तो फिर कितने भी विघ्न आ जाएं, कितने भी विघ्न आपको देखने के लिए मिले परीक्षा तक, आप सभी का सामना कीजिए और विघ्न को निर्बाध कीजिए। कोई भी बाधा नहीं आनी चाहिए। और इतना जानिए कि यदि समस्या आपके पास है तो समाधान भी आप ही के पास है, कहीं अन्य समाधान नहीं है। विघ्न हमारे सामने आए हैं तो उसके समाधान करने वाले आप हैं। कभी भी अपने इच्छा शक्ति को पीछे मत कीजिए। जिस दिन आपने प्रयास करना छोड़ दिया, जिस दिन आपने अपनी इच्छा शक्ति को कमजोर कर लिया, उसी दिन आप हार गए। एक बार सोचिए, मैट्रिक आपने किस लिए किया, इंटर किस लिए किया, एमए बीएड आपने किस लिए किया? ठीक है, आप मानते हैं कि नहीं मैं ग्रेजुएट होना चाहता था, ग्रेजुएट कर लिए, लेकिन बीएड एमए किस लिए किए हैं? चयनित होने के लिए कि डिग्री को रखने के लिए? मुझसे बस आपसे मेरा एक ही प्रश्न है, मुझे एक ही चीज का उत्तर चाहिए कि आपने एमए और बीएड किस लिए किया है? चयनित होने के लिए कि प्रत्येक परीक्षा में ये सोचने के लिए कि अगली परीक्षा को देखेंगे, अगली परीक्षा को देखेंगे, ये सोचने के लिए? यदि ये सोचने के लिए आपने एमए और बीएड नहीं किया है तो यही मौका है और मौका से नहीं चूकना है। दृढ़ इच्छा शक्ति बनाइए और इतना जान लीजिए कि दृढ़ इच्छा शक्ति आपने बना लिया तो उसके बाद का अगला कदम आपका ये होना चाहिए कि असफलता का डर आपके ऊपर कभी हावी न हो। असफलता का डर यदि आपके ऊपर हावी हो गया कि नहीं हम असफल हो जाएंगे, असफल हो जाएंगे, तो आपकी इच्छा शक्ति पर एक वज्र प्रहार होगा। वज्र प्रहार का मतलब हुआ कि आपकी इच्छा शक्ति वहीं मार दी जाएगी। और आप यदि इच्छा शक्ति को ही खत्म कर लेंगे तो वहीं से पीछे हटने लगेंगे। कहीं से भी आप असफलता से न डरिए, असफलता नहीं मिलेगी। प्रत्येक सफल होने वाला विद्यार्थी भी आप ही के जैसे है, आप ही के जैसा उसका आकार है, आप ही के जैसा उसका अध्ययन है, आपके जैसा ही उसके पास डिग्री है। तो फिर वह सफल हो सकता है तो आप क्यों नहीं सफल हो सकते हैं? उस बीच में आप क्यों नहीं घुसेंगे जहां सफल व्यक्तियों की पंक्ति खड़ी है? उसमें आपको खड़ा होना है। कभी भी असफलता को अपने ऊपर हावी न होने दीजिए, असफलता नहीं आनी चाहिए। चलिए, दृढ़ इच्छा शक्ति भी आपने मान लीजिए कि दृढ़ इच्छा शक्ति बना लिया आपने, असफलता नहीं हावी होगा, मानसिक मजबूती आपने बना लिया। उसके बाद मैं बताता हूं कहां कहां पर धीरे धीरे असफलता हावी होने लगती है। केवल 2 चीजें तो आपने मन में सोच लिया कि नहीं हम तैयारी करेंगे तो हमारी इच्छा शक्ति इस बार पीजीटी निकालना है। केवल सोचने से काम नहीं न होगा जी। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैहि। केवल मन में बना लेने से कार्य सिद्ध नहीं होने वाले हैं, उसके लिए उद्यम करना पड़ेगा। सिंह के मुंह में भी ऐसे ही आहार नहीं जाता है, सिंह को भी अपने आहार को पाने के लिए प्रयास करना पड़ता है।
आपने इच्छा शक्ति बना लिया, ये मान लिया कि असफलता हमारे ऊपर हावी नहीं होगा। आपको पाठ्यक्रम का समुचित ज्ञान, ये कहेंगे ये क्या आप बता रहे हैं, पाठ्यक्रम का समुचित ज्ञान क्या होता है? पाठ्यक्रम का समुचित ज्ञान केवल पंक्तियों को पढ़ लेने से नहीं होता है कि पाठ्यक्रम में ये पुस्तक लगा हुआ है तो हमको बस इस पुस्तक का नाम देख लेना, ये पाठ्यक्रम नहीं। पाठ्यक्रम के अंदर घुसिए कि इसमें कितना पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है, क्या शैली बनाएंगे कि हम विषयों को समझेंगे, और विषयों को समझते वक्त झारखंड पीजीटी के लहजा से हमको कितना समझना है, झारखंड पीजीटी के दृष्टिकोण से कितना समझना है, ये हुआ पाठ्यक्रम का समुचित ज्ञान। और जैसे ही पाठ्यक्रम का समुचित ज्ञान आपको हो जाए तो फिर अगला चरण है सटीक विषय सामग्री की उपलब्धता। आपके पास में वह पर्याप्त सामग्री होनी चाहिए जो जरूरत है पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के लिए। पाठ्यक्रम में जो अध्ययन के लिए विषय वस्तु है उसको पढ़ने के लिए अध्ययन सामग्री समुचित रूप से होनी चाहिए। अध्ययन सामग्री जुटानी भी एक चुनौती है। यदि आपके पास में समुचित अध्ययन सामग्री नहीं है तब भी आप कमजोर पड़ेंगे, धीरे धीरे आपको उदासीनता बनने लगेगी। तो सटीक विषय सामग्री की उपलब्धता किसी भी तैयारी की एक बड़ी रणनीति है। बड़ी रणनीति, मैं बता रहा हूं, बड़ी रणनीति है। इसमें आप इसको मान लीजिए कि हमें कैसे विषय सामग्री की उपलब्धता चाहिए। इसके लिए आपको एक बहुत अच्छा मार्गदर्शक चाहिए, या आप स्वयं ज्ञानी हैं, स्वयं उस विषय वस्तु को जानते हैं, तो 10-5 पुस्तकों को उठा करके देखिए कि कौन सा विषय सामग्री झारखंड पीजीटी के लिए उपयुक्त है। पूछा जाता है, मान लीजिए एक एग्जाम्पल देता हूं कि गीता के इस टीकाकार का नाम, इस टीका के टीकाकार का नाम बता दीजिए। एक उदाहरण मात्र दिया हूं, इससे कोई संबंध नहीं है प्रश्न का, ठीक है। आपने देखा एक पुस्तक में कि 3 टीकाकारों के नाम लिखे हुए हैं, लेकिन चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और टीकाकार कहाँ मिलेंगे? तो आपके पास में अध्ययन सामग्री होनी चाहिए, तभी आप उस अध्ययन सामग्री को याद करेंगे। नहीं तो आपके पास अध्ययन सामग्री नहीं है, आपने 3 टीकाकारों की नाम याद कर ली और याद करके परीक्षा देने गए, तीनों में से कोई नहीं पूछा, चौथा पूछा, वहीं पर आपको लगेगा कि मटेरियल नहीं था मेरे पास। तो ये मटेरियल जो चीज है ना, ये बहुत बड़ी चीज है। सब सारी ऊर्जा उत्पन्न करने के बाद मटेरियल आपके पास अवश्य होनी चाहिए। चलिए, सटीक विषय सामग्री की उपलब्धता के बारे में मैं आपके साथ हूं। आप हमसे जुड़ करके प्रत्येक विषयों का संपूर्ण सामग्री, 100% प्रश्न फंसने वाला, 100% अतिशयोक्ति हो जाएगी, लेकिन 98-99% मैं कह सकता हूं, क्योंकि 1-2 प्रश्न ऐसे बन सकते हैं कि जो कहां से पूछे गए हो ये नहीं पता चलता। बाद में पता चल जाता है पूछने के बाद, लेकिन हमारे पाठ्यक्रमों में किसी एक कोने से पूछ दिया जाता है। तो मैं 150 में 149 प्रश्न का आपको विषय सामग्री देने का गारंटी लेता हूं कि 149-148 प्रश्न हमारे दिए गए सामग्री से फंसेगा। ये आत्ममुग्धता भी हो सकती है, आपको स्वयं सुन करके भी लगेगा कि अरे ये तो अपनी आत्मश्लाघा ही कर रहे हैं। यदि ये लगता है तो शायद सही न हो, ये मैं चाहूंगा, आत्मश्लाघा न हो, ये मैं चाहूंगा, ठीक है। मैं अपने कथन को यथार्थ में बदलूं, परीक्षा के दिन जो प्रश्न पूछे जाएंगे उस प्रश्नों को देख करके मैं बता पाऊंगा। और मेरा प्रयास है कि मैं 148-149 प्रश्नों का विषय सामग्री दूं। 150 यदि प्रश्न आ गए मेरे पाठ्य सामग्री से तो मेरा अहोभाग्य रहेगा। तो विषय सामग्री की उपलब्धता आपके रणनीति में अवश्य होनी चाहिए। कितना दिन तक पढ़ें, क्या दिनचर्या बनाएं, कितना घंटा पढ़ें, आपको मैं बता दूं कि एक अपने मन से संभावित तिथि निर्धारित कीजिए कि इस तिथि को परीक्षा होनी है, भले सरकार उस तिथि को परीक्षा आयोजित करे या न करे। आप वह तिथि निर्धारित कीजिए। कैसे निर्धारित करेंगे? अपने पूरे पाठ्य सामग्री को देखिए, अपने ऊर्जा के साथ में उसको बांटिए कि मैं इसको इतना दिन में पढ़ लूंगा, मैं इसको इतना दिन में पढ़ लूंगा, इसको यहाँ से पढ़ लूंगा। ये सारी चीज डिसाइड करने के बाद मोटा मोटी एक पूरा का पूरा दिन डिसाइड कर लीजिए कि झारखंड पीजीटी की तैयारी के लिए हमें इतना दिन चाहिए। इतना दिन आप इन्हें डिसाइड कर लिया, उसके बाद जिस हिसाब से आप विषय को पढ़ना चाहते हैं उसको क्रमबद्ध कीजिए। क्रमबद्ध करने के बाद प्रत्येक विषय के लिए जो दिन आपने डिसाइड किया है, निर्धारित किया है कि इसको इतना दिन में, इतना घंटे में पढ़ेंगे, उसको वहां पर सजाते जाइए
कि 1 से 2 तारीख तक इसको पढ़ लेंगे, 2 से 5 तारीख तक इसको पढ़ लेंगे, 5 से 6 तारीख को इस भाग को पढ़ लेंगे। ऐसे-ऐसे करते-करते आप उस अंतिम तिथि तक पहुँचिए जिस तिथि को आपने परीक्षा तिथि संभावित तिथि मानी है। हाँ, परीक्षा तिथि आप ऐसा नहीं कि दिसंबर, अगस्त, अक्टूबर मानने लगेंगे। अधिक से अधिक आप जाइए तो अभी अप्रैल महीने का प्रारंभ है, अप्रैल, मई, जून लास्ट तक जाइए, इससे ज़्यादा मत बढ़िए। उससे ज़्यादा मत बढ़िए क्योंकि परीक्षा इसके अंदर तो नहीं होगी लेकिन उसके जस्ट बाद हो सकती है। आपने परीक्षा तिथि अपने से निर्धारित करके एक बहुत बड़ा प्रारूप बनाया, प्रत्येक दिन का, प्रत्येक सप्ताह का गुणा गणित निकाल लीजिए कि हमें इतना पढ़ना है, इस दिन इतने, यदि कहीं आपके घर में शादी इत्यादि है तो उसके लिए पहले से समय निर्धारित कर लीजिए कि हमें इतना दिन डिस्टर्ब होना है, तो उसका बैकअप मैं कहाँ से करूँगा, आपके शेड्यूल में होना चाहिए। संभावित तिथि को बना करके अपना शेड्यूल सेट कीजिए और उसके हिसाब से पढ़ना शुरू कर दीजिए। और जब आपने तिथि डिसाइड कर लिया तो एक व्यवस्थित दिनचर्या भी डिसाइड होनी चाहिए। व्यवस्थित दिनचर्या, उस दिनचर्या पर आपको किसी भी तरह से फॉलो करना है, उस दिनचर्या को फॉलो करके अपने विषय को पूर्ण करना है। नहीं तो इतना जान लीजिए, आप दिनचर्या बनाते हैं, आपने पूरा रणनीति तैयार कर लिया, ये सारणी बना लिया कि हमें इस दिन इतना पढ़ना है, इतने घंटे में इस विषय को कंप्लीट करना है। लेकिन इतना जानिए कि घड़ी की एक एक जो टिक टिक आवाज बजती है ना, वो आपके समय पर उसी प्रकार से प्रहार कर रही है वो टिक टिक आवाज, जिस प्रकार से एक लकड़ी काटने के लिए लकड़हारा काटने वाले यंत्र का, छेदक का, या कह सकते हैं कुल्हाड़ी का प्रयोग करता है। तो आप इतना जानिए कि एक एक समय मुझे नहीं नष्ट करना है। प्रत्येक दिन की जब दिनचर्या फिट रहेगी, प्रत्येक दिन आप स्वयं से सजग रहेंगे कि मुझे इतना दिन पढ़ना ही है। भरपूर नींद लीजिए, भरपूर आप आनंद में रहिए, प्रसन्न रहिए। सबसे पहले अपने शरीर को स्वस्थ रखिए और शरीर को स्वस्थ रखने के बाद में अपने धर्म का पालन कीजिए। और आपका अभी एकमात्र धर्म है, एकमात्र पूजा है, वह क्या है? अध्ययन। विद्यार्थी के लिए अध्ययन तपस्या है, ये मैं पहले भी बताया हूं। और उस तपस्या को आपको कैसे भी तपना है, तपस्या को आप पालन करेंगे। और ये अनुल्लंघनीय दिनचर्या, मैं शब्द प्रयोग किया हूं, अनुल्लंघनीय, ऐसी दिनचर्या कि आप उसको कभी भी लांघे नहीं, उसके अनुरूप अवश्य चले। महीना में 1 आध दिन यदि हो गया तो आप उससे सीखिए कि नहीं, ये मिस्टेक मैंने किया, आज नहीं करना है। अभी बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक। इसमें अनुल्लंघनीय दिनचर्या आपने बना लिया, हम दिनचर्या में पढ़ेंगे क्या? तो दो बिंदु ऐसे आ रहे हैं जो आपके लिए काफी कारगर साबित होंगे, आप अपने रणनीति में शामिल करते हैं तो। आवृत्ति ही एक ऐसी चीज है जो किसी भी विषय को मजबूती, किसी भी विषय को परमानेंट आपके दिमाग में सिद्ध करेगी, परमानेंट स्थापित कर दे। आवृत्ति ही एक ऐसी चीज है। आवृत्ति में भी आप 2 प्रकार की आवृत्ति कीजिए। आपने जो जस्ट कल पढ़ा है उसकी आवृत्ति कीजिए, उसके लिए आप 1 दिन पहले की आवृत्ति, समय सारणी जब बनाइए तो उसमें लिखिए कि कल की आवृत्ति, पहले की आवृत्ति, इस तरह से, और उसमें विषयों को रखते जाइए। और एक आवृत्ति आप कीजिए कुछ दिन पूर्व में जो पठित विषय हैं उसकी आवृत्ति कीजिए। शुरू से अभी तक जो बिंदु आपने देखा, आपके तैयारी के लिए, आपके सफलता के लिए एक एक प्रयास, ये सारे एक एक प्रयास आपको सफलता दे ही देंगे। और इससे आप वंचित होते हैं तो आप भाग्य के अधीन चल रहे हैं, भाग्य के अधीन नहीं चलना है। आवृत्ति आपने किया, आवृत्ति के लिए ज्यादा समय निकालिए, और आवृत्ति के लिए समय जो निकालते हैं उतना ही समय लगभग अध्ययन के लिए निकालिए। वो भी अध्ययन को भी 3 भाग में बांटिए कि नहीं, ये आसान विषय है, इनको मैं थोड़ा कम समय में पढ़ लूंगा, ये तो बहुत ज्यादा हमको समझ में आते हैं। आपके दृष्टिकोण से आसान, कोई भी विषय कठिन नहीं है और कोई भी विषय आसान नहीं। आपके दृष्टिकोण से, आपके समझ के अनुसार जो विषय आसान है उसको एक तरफ रखिए, उसका एक सारणी बना लीजिए कि ये विषय आसान है, हमको आसान विषय वाले समय में इसको पढ़ लेना है। कठिन विषयों का अध्ययन का समय उस समय बनाइए जब आपका दिमाग सबसे ज्यादा काम करता हो,
क्योंकि कठिन विषयों को पढ़ने में दिमाग को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है। मस्तिष्क यदि आपका ऊर्जान्वित नहीं है, उस समय चुस्त दुरुस्त नहीं है, तो कठिन विषय नहीं समझ में आएंगे। नहीं समझ में आएंगे तो आप उसके प्रति उन्मुख नहीं होंगे। उन्मुख का तात्पर्य है कि उसके प्रति आपका लगाव नहीं होगा। तो कठिन विषयों का एक अलग समय सारणी बनाइए। उस समय आपका दिमाग पूर्णतः स्वस्थ होना चाहिए, ऐसा शेड्यूल सेट करिए। और शाम के समय में आपने जिन विषयों को पढ़ा है उसका प्रश्नों का अभ्यास अवश्य करिए, ताकि आप यह देख सके कि हम समझे कि नहीं समझे। अध्ययन की यह सब शैली अपनाइए, आवृत्ति की वह शैली अपनाइए, दिनचर्या आपने बनाइए। और एक चीज जो हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं, हमें लगता है कि ज्यादा से ज्यादा मटेरियल संकलित कर लेंगे तो पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाएगी। ज्यादा से ज्यादा मटेरियल संकलित कर लेंगे तो पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाएगी। और ये कमी हमारी में थी। मैं जब तैयारी करता तो मुझे लगता कि बहुत ज़्यादा मटेरियल यहाँ से देख लूँ, वहाँ से देख लूँ, वहाँ से देख लूँ। इसी में क्या होता है कि हमारा समय बहुत ज़्यादा चल जाता है और हमारे पास पढ़ने के लिए इतना चीज़ हो जाता है कि हम लोग जो पढ़ना चाहिए वास्तव में वो अभी नहीं पढ़ पाते हैं। तो अत्यधिक पाठ्य सामग्री को संग्रहित नहीं करना है कहीं भी तरह से। हमें वह चीज चाहिए जिसको पढ़ने से आपका सिलेक्शन हो। और दोस्तों ये बता दूं कि झारखंड पीजीटी का सिलेबस इतना बढ़िया है, इतना एकदम चुनिंदा चुनिंदा पाठ आपको पढ़ना है, उसी का केवल संकलन आपको कर लेना है। और उस संकलन को आप पढ़ लेंगे, प्रश्नाभ्यास कर लेंगे, आप अपना चयन सुनिश्चित मानिए। मैं एक पुस्तक लिख ही रहा हूं, मैं आप सभी को बताया भी हूं कि झारखंड पीजीटी के लिए जय जोहार नामक पुस्तक है। उसमें प्रत्येक विषय वस्तु को कहीं से कुछ छोड़े हुए, हालांकि कुछ मोटाई उस पुस्तक की बढ़ रही है, लेकिन मैं सब कुछ एक ही पुस्तक में रख दिया हूं। आप एक पुस्तक लीजिए और अपना पूरी तैयारी वहीं से कर लीजिए, प्रश्नों का अभ्यास कर लीजिए, सब कुछ आप वहीं से कर लीजिए। इन सारी चीजों के साथ में आप अपना सुनियोजित दिनचर्या सब कुछ पालन कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में गैप दे रहे हैं, निरंतरता नहीं रखे हैं अपने अध्ययन के शैली में। निरंतरता यदि आपके पास में नहीं है तो सारी रणनीति व्यर्थ है। वह रणनीति सबकी सारी की सारी रणनीति जो है कि फेल हो जाएगी। तो निरंतरता अवश्य बना के रखना है। कंटिन्यूटी रहेगी तो आप धीरे 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 करके बहुत कुछ सीख जाएंगे। यदि कंटिन्यूटी नहीं रहेगी तो समझिए कि आपके लिए वो जो आपने रणनीति बनाया है तो फिर वो सारी की सारी रणनीति फेल हो जाएगी। अरे नहीं समझ में आ रहा है तो आप संघर्ष करिए ना जी। संघर्ष मान लीजिए, संघर्ष एक टॉनिक है, एक विटामिन है। और संघर्ष आपके क्षमता को दुगना तिगुना कर देता है, अनेकों गुना बढ़ा देगा और सफलता के करीब ले जाएगा। बस सफलता के करीब आपको पहुंचना है। और सफलता का करीब जब तक आप पहुंचेंगे तो इतने अनुभवी हो जाएंगे कि सफलता के करीब से सफलता के को कैसे प्राप्त करना है वह आप स्वयं तब तक प्रबुद्ध हो जाएंगे, एकदम निश्चिंत हो जाएंगे कि अब मैं सफलता पालूंगा। तो ये ध्यान रखिए, हमको संघर्ष करना है, निरंतरता बना के रखनी है। भले कुछ समझ में ना आए, समझने का प्रयास करना है। प्रयास करना जिस दिन छोड़ दिए उसी दिन आप हार गए। प्रयास करना नहीं छोड़ना है किसी भी तरह से। और प्रत्येक व्यक्ति, मैं मानता हूं कि 20 साल से ऊपर ही होगा, 20-22 साल से सभी ऊपर ही होंगे। आलस्य गर्मी के दिन में बहुत बुरी तरह से आपको परेशान करने वाला है। आलस्य हमेशा आपके ऊपर हावी रहेगा, हमेशा आलस्य के आप शिकार हो जाएंगे। आलस्य के शिकार कभी भी न हो। आलस्य के शिकार होने से पहले एक बार याद रखिए, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः। आपके शरीर में वो एक सबसे बड़ा शत्रु है, उससे बड़ा शत्रु आपका कोई नहीं है। और शत्रु इस तरह का है कि जब आपने एक बहुत बड़ा यज्ञ ठान लिया है, बहुत बड़ा लक्ष्य बना लिया है, आपने ठान लिया है कि जून में परीक्षा हो जाए चाहे जुलाई में परीक्षा हो जाए, हमें किसी भी तरह से परीक्षा को क्रैक कर लेना है। और आलस्य आपका शत्रु। शत्रु क्या करता है? शत्रु करता क्या है? शत्रु आपके कामों को बिगाड़ देता है। और आलस्य आपके ऊपर हावी होकर के आपके पूरे सोच को खत्म कर सकता है। आपने सोचा कि दिन भर में आपको इतना पढ़ना है, नींद आई, आपने सोचा कि तुरंत 1 घंटा सो लें, सोना था 1 घंटा, सो गए 1.5 घंटा। पूरा प्लानिंग दिन का जो था कि दिन में इतने बजे से ये करेंगे, उतने बजे से वो करेंगे, शाम को ये करेंगे, इस समय आवृत्ति करेंगे, सबका सब कुछ चौपट कर दिया आलस्य। तो इस आलस्य को अपने जीवन में नहीं आने दें। और
यदि जरूरत लगती है तो आप सही मार्गदर्शन लें। बहुत ज़्यादा भीड़ में लोग ज्ञान बांटने वाले बहुत पड़े हैं। सभी जगह ज्ञान के लिए आप आंचल न फैलाएं, सभी जगह अंजलि फैला के न घूमें। मार्गदर्शन सही होना चाहिए। मैं ये नहीं मानता हूं कि मैं ही सही बताऊं, जिससे लगे कि ये व्यक्ति सही है या सही कुछ बता रहा है, आप उसका मार्गदर्शन लीजिए। जरूरत हो तो, यदि आप स्वयं से मार्गदर्शित हो रहे हैं तो वह और बहुत बढ़िया चीज है। सही मार्गदर्शन वो आपको बताएगा क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। सही मार्गदर्शन में ये बताएगा कि ये पाठ्य सामग्री कहाँ पर उपलब्ध होगी। यदि वो पढ़ा रहा है तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करेगा कि हमारा विद्यार्थी हमसे सामने जो कुछ पूछा है वह समझ जाए। इस तरह का आप मार्गदर्शक को रखिए, और नहीं तो स्वयं मार्गदर्शक बनिए। सांसारिक सांसारिक आकर्षणों से परहेज, कुछ यहाँ त्रुटि है, टंकर त्रुटि, ठीक है। सांसारिक आकर्षणों से परहेज, इसमें 2 शब्द मैं ब्रैकेट में रखा हूं। यह 2 चीज काफी ज्यादा परेशान करती है किसी लोगों को। मैं बता दूं, देखिए, हम सभी अभ्यर्थी जो हैं, मैं तो अभ्यर्थी नहीं हूं इस बार, मैं तो पहले से सेलेक्ट हूं। जो भी अभ्यर्थी हैं वो किसी शैक्षणिक कार्य को कर रहे हैं, या नौकरी के रूप में कर रहे हैं, या विद्यार्थी के रूप में कर रहे हैं। और एक चीज है कि संस्कृत के भी विद्यार्थी हैं। तो लेडीज लोग जो हैं, जो महिला लोग हैं, मैं उनके लिए तो नहीं कहूंगा, लेकिन जेंट्स में संस्कृत विषय से संबंधित कुछ लोग पूजा पाठ कराते हैं, ठीक है। और पूजा पाठ में उनको मिलता है धन, और धन ऐसा चीज है कि अपने प्रति बहुत आकर्षित करता है, बहुत ही ज्यादा आकर्षित करता है। तो ये उनके लिए है जो पंडिताई वृत्ति में है। दूसरा चीज, जो कहीं शैक्षणिक वृत्ति में है, शैक्षणिक कार्य कर रहे हैं, ट्यूशन इत्यादि पढ़ा रहे हैं, तो वो 1 ट्यूशन पढ़ाते थे, 2 ट्यूशन पढ़ाते थे। बीच में एक ऐसा ऑफर आ गया उनको कि नहीं, हमारे लड़के को पढ़ा दीजिए, मैं 4000 5000 का महीना दूंगा। उस ऑफर को भी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। अब क्या हुआ कि अपने पास जो पढ़ाई का समय था उसमें से कटौती होने लगी। तो इस तरह के लालच भी व्यक्ति को बहुत ज्यादा परेशान करता है। तो लालच कहीं से परेशान ना करे, लालच आपके ऊपर हावी ना हो, ये ध्यान रखिए। और विद्यार्थी हैं आप, सभी अभ्यर्थी हैं, युवा हैं, मैं कहूंगा कम आप समझिएगा ज्यादा। सभी बातें सब कुछ खुल करके नहीं कही जाती, लेकिन काम भी आपके ऊपर बहुत ज्यादा हावी होता है। अवस्था ऐसी होती है कि आपके ऊपर यह महान शत्रु के जैसा प्रहार करता है, और काम के शिकार होने पर व्यक्ति अपना सर्वस्व नाश कर देता है कुछ देर के लिए। बुद्धि धीरे 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 भ्रष्ट होने लगती है, और ये आपने एक उद्देश्य बना लिया कि हमें इस कार्य को करना है। पहले तो आपने उद्देश्य बनाया कि हमें 3 महीना बाद झारखंड पीजीटी निकाल लेना है। अगला उद्देश्य बनाया आपने कि महीना भर में इतना पढ़ लेना है। फिर बनाया कि सप्ताह भर में इतना पढ़ लेना है, दिन भर में इतना पढ़ लेना है। और यदि उसी समय सोचिए कि काम की एंट्री आपके जीवन में होता है कहीं ना कहीं, तो कब हावी होगा, आपके किस चीज को बर्बाद करेगा, आपके शक्ति को, आपके समय को। तो इससे बचिए। और ये कि हमारा अपना अनुभव है जो मैं नीचे बता रहा हूं कि लक्ष्य के अतिरिक्त कितनी भी लाभप्रद वस्तुएं क्यों ना हो, आपके लक्ष्य में हानि ही पहुंचाएंगे। कोई व्यक्ति ऐसा है जो अपनी जन प्रसिद्धि खूब चाहता है, असफलता भी चाह रहा है। ऐसा प्रसंग आया कि उसको समाज में जाकर के अपना रुतबा दिखाने का वक्त आ गया कि नहीं, मैं हूं, मैं सामाजिक हूं, मैं समाज सेवी हूं। यह प्रदर्शन करने के लिए वो समाज में गया, समाज को अपना समय दे दिया। उससे उसको क्या लाभ होगा? यश का लाभ होगा। कहीं कोई व्यक्ति धन का लाभ के लिए पीछे भागा, कोई किसी भी माध्यम से कि नहीं हमारा पारिवारिक लाभ हो जाए, कुछ अनेकों लाभ के पीछे कोई कोई भाग रहा है। लेकिन इतना जानिए कि आपने जो लक्ष्य बनाया है वह सबसे ज्यादा कीमती है, उसका कोई विकल्प नहीं है। लक्ष्य के अतिरिक्त चाहे जो कुछ भी हो, आपके लक्ष्य में हानि ही पहुंचाएंगे, भले वह वस्तु कितने भी लाभप्रद हो। ये पंक्ति बहुत आपको आसान लग रही होगी, लेकिन एक बार सोचिएगा कि हम लोग जो कुछ कार्य करते हैं ना, उसमें हम दूसरे तरफ जब आकर्षित होते हैं, वही तो हमारा सबसे बड़ा शत्रु हो जाता है, हमारे लक्ष्य को काटने वाला। अभी आप पढ़ रहे हैं, दिन भर शाम को मन कर दिया क्रिकेट खेलने, आपने युक्ति क्या दिखाई कि खेलेंगे तो चुस्त तंदुरुस्त रहेंगे। आपकी युक्ति सही है, लेकिन उसकी भी एक सीमा है, कितना खेलेंगे। आप दिन भर जाकर के क्रिकेट खेलने लगे तो आपने लाभ तो देख लिया कि शारीरिक लाभ होगा, लेकिन आपके पास जो समय था वह तो नष्ट हो गया। तो किसी भी अतिरिक्त मन में
एक आशा न बनाइए, मन में कोई अतिरिक्त ऐसी इच्छा न जागृत कीजिए कि जो आपकी मुख्य इच्छा है वही अधूरी रह जाए। मुख्य इच्छा क्या है? मुख्य इच्छा आपको झारखंड पीजीटी में चयनित होना है। तो मित्र ये मानिए कि लक्ष्य के अतिरिक्त कोई भी वस्तु कहीं से श्रेष्ठ नहीं है। समाज से दूरी बना करके रखिए। आने वाले समय शादी विवाह के समय है, आप 1 साल कह दीजिए अपने परिवार वालों से कि हम योगी बन गए हैं, हमारा तपस्या है कि हम इस बार झारखंड पीजीटी निकालेंगे, इस बार मुझे कोई भी किसी भी प्रकार से रिश्ता नाता कुछ नहीं निभाना है। आप निभाने लगेंगे, बोलेंगे कि मैं तो एकलौता हूं, मैं तो मुझे सब कुछ करना है, तो आपके पास में ये हिम्मत भी होनी चाहिए कि सामाजिकता निभाते हुए भी मैं निकाल सकूं। यदि सामाजिकता कहीं भी आपके दिनचर्या को बाधित कर रहा है तो सामाजिकता से दूरी बना लीजिए। सामाजिकता बहुत बड़ी शत्रु है। मैं अनेकों विद्यार्थियों को देखा हूं कि जो सोच तो बहुत अच्छा रखते हैं लेकिन माहौल उनको अच्छा नहीं मिलता है, तो धीरे धीरे वो सामाजिकता में फंसते जाते हैं। एक एग्जाम्पल दूं, 10वीं कक्षा के विद्यार्थी काफी तेज तर्रार, लेकिन उसके घर में हमेशा गेस्टों का आना होता था। अब पिताजी के चलते उसके परिवार में हमेशा गेस्ट लोग आ रहे हैं। अब उनको कभी पानी पिलाना, तो कभी इस गेस्ट को रोड से वहां लाना, कभी रोड पर जाकर छोड़ना, कभी इस गेस्ट को रूट बता देना, इन्हीं सब चीजों में वो लगा रहता था। तेज तर्रार विद्यार्थी इंटर जाते वो धीरे धीरे कमजोर हो गया। स्नातक स्तर तक सामाजिकता उसके ऊपर पूरी हावी हो गई। प्रत्येक व्यक्ति उसी से संबंधित हो गया। तो एक बार सोचिए कि वह सामाजिकता में लिप्त नहीं होता, हालांकि वहां पर उसकी गलती नहीं, उसके परिवार वालों की गलती है, लेकिन अब आप तो स्वयं जिम्मेदार हैं। सामाजिकता से तो आप खुद ही बच सकते हैं। और छोटी छोटी बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा, यह तो पंक्ति आप सभी ने सुना ही होगा। तो हर एक छोटे बदलाव आप अपने अंदर लाइए, क्योंकि आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होने जाने वाला है। आपने बेरोजगारी का जो चादर ओढ़ रखा है, वह आप सरकारी नौकरी का चादर ओढ़ने जा रहे हैं। आपके अंदर एक उदासीनता जो है कि हमारा जीवन कैसा रहेगा, वह उदासीनता खत्म होने वाली है। आपके बाल बच्चों का भविष्य संवरने वाला है, आपका भविष्य संवरने वाला है। तो इन सभी चीजों के साथ में यदि कुछ दिनचर्या बदलनी पड़ रही है, हमारा जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, तो इतने बड़े परिवर्तन के लिए छोटा सा परिवर्तन तो करना पड़ेगा। छोटा सा परिवर्तन करना पड़ेगा। घर आप देखते हैं कि खराब है, घर को बढ़िया बनाने के लिए पुराना घर तोड़ना पड़ता है कि नहीं तोड़ना पड़ता है? तो हमारे अंदर जो पुरानी बुरी आदतें हैं उसको तोड़ना पड़ेगा ना। अब मेहनत करने की आदत नहीं है तो मेहनत करने की आदत डालनी होगी। तो ये सब परिवर्तन करना होगा, तभी जाकर के बहुत बड़ा परिवर्तन हमारे जीवन में होने वाला है। यही सब कुछ बातें हैं। जो लोग अभी डरे हुए हैं वो डरे ना, अपनी तैयारी को निरंतर अभ्यास के साथ बना के रखें। और इस वीडियो में जो कुछ मैं कहा हूं, यदि आपको उचित लगता है तो अपने व्यवहार में, अपने आचरण में उसको ढालिए। और सभी चीजों के साथ में मैं आपके साथ खड़ा हूं, विषय सामग्री देने के लिए, पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए, प्रश्नाभ्यास के लिए। उसके लिए मैं तो जय जोहार विषय सामग्री, जय जोहार जो आपका पेड बैच है झारखंड पीजीटी का, उसमें बता भी दिया हूं कि 150 से 160 वीडियो में पाठ्यक्रम का एक एक अंश बता दूंगा, प्रत्येक नोट्स को दे दूंगा, आपको पूरा का पूरा अभ्यास करा दूंगा, 5 मॉडल पेपर आपको उपलब्ध करा दूंगा। और हो सकता है कि कुछ समय बचे तो जो कुछ भी आपके मन में डाउट हो तो व्यक्तिगत स्तर पर भी मैं उसको सुलझा दूं। तो सब कुछ करने के लिए आपके साथ में उपलब्ध हूं। जय जोहार पेड बैच की क्या खासियत है, उसमें क्या क्या देने वाला हूं, एक अलग से वीडियो संलग्न है। खैर इस वीडियो के लास्ट में मैं उसको लगा देता हूं, आप उसको देख लेंगे। पूरे पाठ्य सामग्री के लिए निश्चिंत होकर के सब कुछ तैयारी के लिए जुड़ना है तो आप उससे जुड़ सकते हैं। अब ये सब कुछ बातें थी जो मेरे मन में आया कि प्रत्येक एक विद्यार्थियों को मैं क्या उत्तर दूं। एक वीडियो प्रेषित करता हूं जिससे सभी लाभान्वित होंगे। ऐसा कोई बात नहीं बोला हूं जिससे कोई हानि पहुंचने वाली किसी की बात हो। लाभान्वित यदि आप स्वयं मोटिवेटेड हैं तो आपके लिए तो एक कहानी मात्र है, नहीं तो ये सारी बातें आपके लिए कुछ परिवर्तन अवश्य ला सकती है। धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे।